नमस्कार। आज बात भारतीय वाङ्मय में कथा कहन शैली की। कथाएं तरह तरह से प्रचलित हैं। लोक कथा, गल्प कथा, आख्यायिका, पुरा कथा, ऐतिहासिक कथा। लेकिन इनमें जो भारत की सबसे प्राचीन कथा है उनमें हितोपदेश, पंचतंत्र आदि का नाम आता है। पंचतंत्र नाम से ही ये द्योतित होता है कि ये तंत्र है, एक फैली हुई कथाओं का ऐसा अभिविन्यास जिसे अद्भुत संयोजन के माध्यम से गूंथा गया है। इसकी हर कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है और पृथक पृथक स्वतंत्र भी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, सूर्य इत्यादि के काव्य को अगर आप क्रमिक रूप से पढ़ें तो आपको महाकाव्य सा आनंद आता है, और अगर आप इसे अलग अलग पढ़ें तो हर एक पद, हर एक जो पूरा विन्यास जो वो पद्यांश रचते हैं वो एक अलग मंतव्य को द्योतित करता है। ठीक ऐसा ही आपको पंचतंत्र की कथाओं में देखने को मिलता है। कथाएं मनुष्य के सामान्य जनजीवन से उठाई गई हैं। खास तौर पर प्राचीन भारत की जो परिस्थितियां थी, उस समय प्रकृति के नज़दीक जो सरल जीवन था, तो ये कथा तो वहाँ से उठाई गई है। लेकिन इसका जो रचाव है वो आज की कहानी से काफ़ी अलग है। इसके पीछे एक तो पौराणिक शैली का जो प्रभाव था, दूसरे जो सामंती व्यवस्था थी जो राजशाही से प्रेरित थी, जहाँ शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का भी अध्ययन होता था। एक राजा के मूर्ख पुत्रों को ज्ञानी बनाने के लिए रोचक और जिज्ञासावर्धक रूप में इन कथाओं को विष्णु शर्मा ने रखा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये विष्णु शर्मा कौटिल्य हैं, क्योंकि कथा जो है वो जितनी सरल दिखती है उतनी सरल है नहीं। इनमें नैतिक शिक्षाओं के माध्यम से कई बार मनुष्य के जीवन की बड़ी बड़ी बातों को दर्शाया गया है। इसमें जितना गृहस्थ के लिए उपयोगी वर्णन है उतना ही राजनीतिज्ञों के लिए भी। तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, बहुत से लोगों को इन कथाओं की गंभीरता, इसमें अभिव्यक्त कूटनीति आदि को, और जो शासन सत्ता की जिस तरीके से इसमें अभिविन्यास है उसको देखकर लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः विष्णु शर्मा और कौटिल्य एक ही थे। पर यहाँ हम राइटर के वो एक थे या अलग थे, संस्कृत साहित्य की बाकी कृतियों की तरह, यह भी एक विवादित प्रश्न है। पर हमें इस पर सिरे से विचार करना होगा कि इन कथाओं के रचाओं में ऐसा क्या था कि बाद में एक पूरी परिपाटी ही चली है। इनमें उपदेश तो है, पर वो उपदेश शास्त्रार्थ या शास्त्र सम्मत नहीं है। कांता संमित तयोपदेश युजे, ये एक तरीके से गद्य में भी है और पद्य में भी। एक ऐसी रचना है जिसके श्लोक आज भी सुभाषित रत्नों के तौर पर चारों तरफ गुंजायमान हैं। इतना लंबा समय बीतने के बावजूद पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां आज भी भारतीय जनमानस में बच्चों को शिक्षा देने के लिए अभी भी उनका प्रचार प्रसार है। कभी ये कॉमिक बुक के रूप में आती हैं, तो कभी ऑनलाइन अनेक प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप सर्च करेंगे तो बच्चों के लिए बालानाम सुखबोधाय आपको जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं, बहुत सी ऐसी कहानियां एक साथ दिखाई देती हैं। तो ये इन कहानियों के भीतर निहित जो शक्ति है, जो रचाव है, तत्कालीन जनजीवन में जिस तरीके से मनुष्य का आचार व्यवहार था, उन सबको समझने की दृष्टि से, अपने अतीत के मनन और मंथन की दृष्टि से ये कथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। पंचतंत्र पर लंबी बात फिर, लेकिन
एक सामान्य बहस कि पंचतंत्र की प्रासंगिकता क्या है। जब तक मनुष्य का मन सरलता के लिए आकांक्षित है, जिज्ञासु है, जब तक मनुष्य की ये सृष्टि है और हम अपने से छोटों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, तब तक भारत की अपनी माटी की सुगंध से आपूरित ये कहानियाँ बार बार याद की जाएंगी। इन कहानियों में जिस तरीके से सरलता से बैल के माध्यम से, मछलियों के माध्यम से, या फिर लोमड़ी के माध्यम से, शेर के माध्यम से जो अपनापा वर्णित है, बहुत से शब्द हमने वहाँ से उठाए हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, या फिर सिंह का जो चलना है, सिंह का जो बैठना है, सिंहासन, सिंहावलोकन, ये सब शब्द हमारे जीवन में उन्हीं सब पूरा कथाओं से आए हैं। तो एक बार हमें इस पर गहराई से, गंभीरता से विचार की आवश्यकता है। धन्यवाद।